Hello student, good morning. Welcome in zoology classes for the NEET and एम्स एग्जाम। हम बात कर रहे थे न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टॉपिक के अंदर ब्रेन स्ट्रक्चर। उसके बाद में हमने की यहाँ पर रिसेप्टर में हमने आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात की, और उसी के अंदर आगे अपन टॉपिक की बात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी में ईयर स्ट्रक्चर और वर्किंग या उसके फंक्शन की अपन आगे बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चलो हम आगे आते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपने जो ईयर है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, रिसेप्टर के रूप में अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं। ईयर मोस्टली यहाँ पर टू टाइप के फंक्शन है यहाँ पर करता है। फंक्शन से अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। टू टाइप का फंक्शन है करता है ईयर में। हमने सुन रखा है कि ईयर क्या काम कर रहा है। तो एक फंक्शन है यहाँ पर हियरिंग का, और दूसरा फंक्शन है यहाँ पर बैलेंसिंग का। दूसरा फंक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हो बैलेंसिंग। ये मेन दो फंक्शन है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन इसका बैलेंसिंग है और सेकंड फंक्शन इसका हियरिंग है। या आप कह सकते हो प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर आपका आंसर आएगा बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम, और सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द ईयर तो आंसर आएगा यहाँ पर हियरिंग। तो मेन यहाँ पर टू फंक्शन है, हियरिंग और यहाँ बैलेंसिंग। इसलिए आप एक नाम और भी ले सकते हो, इसे एक्यूटो रिसेप्टर भी कह सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हम अब इसकी और डिटेल स्ट्रक्चर ले तो एक ईयर की संरचना के अंदर आप देखते हो कि इसमें तीन पार्ट पाई जाती है। इसको डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज मिडल ईयर, थर्ड इज इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर also can be divided into subtopics, subparts. External ear is formed by two type of structure. First is pinna, second is external auditory canal or external auditory meatus, and the second part is middle ear. The middle ear is formed by the three type of ear ossicles, and also internal ear is formed by the three type of structure. First is utriculus chamber, saculus chamber, semicircular canal, and next is a very important structure is cochlea. There are many structure are formed to the ears like external ear, middle ear and internal ear. अब इसकी और डिटेल करेंगे किस प्रकार से ये ईयर है, वो एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर, जो भी ईयर है ये किस प्रकार के पोजीशन रहते हैं। तो आप देखिएगा, एक आपके सामने एक डायग्राम है यहाँ पे बनाया गया है। इस डायग्राम में जो ये एरिया है, यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया को अपन कहेंगे एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद में जो बीच का एरिया है, यहाँ का जो ये एरिया है, इस एरिया को अपन कहेंगे मिडल ईयर, और इसके बाद में जो ये एरिया है इसे अपन कहेंगे इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के मैंने दो डिफरेंट पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट यहाँ पर ये है और दूसरा यहाँ पास में एक पार्ट और बनाया गया है। इसे भी आप इंटरनल ईयर या वेस्टिबुलर अपरेटस के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अब इसकी और डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ बाहर की साइड में जो पिना पाया जाता है, पिना उपस्थित है एक बड़ी। अपने अंदर देखिए, अपने बाहर या दो ईयर जिसे अपन ईयर कह रहे हैं, ये वास्तव में ईयर नहीं है, एक इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई संरचना है, और इस स्ट्रक्चर को अपन पिना कहते हैं। मोस्टली मेमल्स का मेन कैरेक्टर है पिना। एक्सटर्नल ईयर के रूप में यह जाना जाता है, और ऑल मेमल्स है वो पिना रखते हैं या पिना पाया जाता है। लेकिन कुछ मेमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर पिना नहीं पाया जाता, तो एक्वेटिक मेमल के रूप में होते हैं, जैसे आप व्हेल कह सकते हो, और डॉल्फिन है जिसके अंदर पिना एब्सेंट होता है। या इसके बाद में सेकंड पार्ट है यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस या बाह्य कर्णनाल कहते हैं। तो यहाँ पर पिना जो बात की, पिना क्या करता है, कलेक्ट ऑफ द हियरिंग साउंड, जो भी बाहर वातावरण के अंदर साउंड डेवलप होती है उस साउंड को यहाँ पर कलेक्ट करने का काम है, यहाँ पिना करता है। इसके बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये एक लॉन्गर ट्यूब है। यहाँ थोड़ी सी ये देखिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर ये यू शेप्ड है, हल्की सी यहाँ पर कर्ल लिए हुई ये ट्यूब रहती है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब है। ये क्या कर रही है, यहाँ पर जो कलेक्ट की गई साउंड है इसको यहाँ ट्रांसमिट करने का काम कर रही है टू दी मिडल ईयर बाय ईयर ड्रम। तो यहाँ पर ये जो साउंड कलेक्ट करेगी उस साउंड को आगे भेजने का काम करेगी। इसके अलावा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और भी क्या है, फंक्शन क्या है, तो यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर है, अंदर की साइड के अंदर कुछ विशेष प्रकार की यहाँ ग्लैंडुलर कोशिकाएं रहती है, जिसे अपन सिरोमिनस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये सिरोमिनस ग्लैंड है, एक लिक्विड एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, इसे अपन सिरोमीन के नाम से, सिरोमीन
कहते हैं। सिरुमिन एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें पंजेंट स्मेल आती है, एक ऐसी गंध आती है जिससे गंध के कारण क्या है, आप ईयर के अंदर देखेंगे किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई इंसेक्ट बोर्ड ईयर के अंदर एंटर करता है तो इस पंजेंट स्मेल और इस सेमी सॉलिड फ्लूइड के कारण वहीं पर वो किल हो जाता है और अपने ईयर ड्रम और मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर की को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्पफुल है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, जहां कंटिन्यू एक येलो कलर का फ्लूइड है वो रिलीज होता है जिसे आप सिरुमिन कहेंगे। ये सिरुमिन अपने इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया एंटर किया, कोई भी यहाँ पर वायरस एंटर किया या कोई भी इंसेक्ट या कोई अदर एनिमल्स है वो एंटर किया, वो एनिमल यहाँ पर जाके इसके अंदर है वो एम्बेडेड हो जाएगा और मूवमेंट नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा अंदर और जिससे इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो उस एक्सक्रीट को अपन क्या है, जिसे अपन कान साफ करते हैं बाथिंग के टाइम, तो उसमें उस एक्सक्रीट को बाहर निकाल देते हैं ये। तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आगे चल के मिडिल ईयर में ओपन होती है, लेकिन मिडिल ईयर में ओपन होने से पहले यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहती है। इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम कहते हैं और इसी का दूसरा नाम टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन भी है। ईयर ड्रम और टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक थिन स्ट्रक्चर है और कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पर फॉर्म स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई संरचना है ये। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि ईयर ड्रम में कौन सी टिश्यू से फॉर्म होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो आंसर आएगा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इसके दो पार्ट है, इस मेम्ब्रेन को बाहर निकालो इसके, तो ये इसका आउटर पार्ट है, ये इसका इनर पार्ट है। अपन ये इन कह सकते हैं, ये आउट कह सकते हैं। आउटर पार्ट है ये यहाँ पर बना होता है, स्किन से बना रहता है। आउटर पार्ट है ये फॉर्म रहता है, स्किन है वो इसको बना रही है, और जो इनर पार्ट है इसका ये बना रहता है मेम्ब्रेन से, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो इस प्रकार की ये एक ट्रांसपेरेंट एक स्ट्रक्चर है जो साउंड वेव आती है, उस साउंड वेव को यहाँ पर कलेक्ट करेगा और उसे वाइब्रेशन वेव में चेंज करने का यहाँ पर काम करता है। कौन करता है, ईयर ड्रम करता है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन करती है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रही है जिसका इनर पार्ट इज फॉर्म बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एज वेल एज आउटर पार्ट इज फॉर्म बाय द स्किन एंड बोथ आर फॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यूज। देन ईयर ड्रम ओपन इनटू ए small chamber is called tympanum chamber और tympanum chamber और tympanic cavity, इसे tympanic cavity के नाम से जानते हैं। Inside of the tympanic cavity there are found three type of bone. This is called ear ossicles. Ear ossicle, it is a very important bone for the ear, for the hearing. Which is found inside of the tympanic cavity or middle ear. The tympanic cavity also built by a special structure is called air. Very important question, ये 2016 का क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, जो नीट 2 टाइम हुई थी, तो सेकंड टाइम ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ये जो मिडिल ईयर है वो किस स्ट्रक्चर से, किस फ्लूइड से या कौन सी संरचना से भरा रहता है, फिलअप रहता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर था एंडोलिम्ब, ऑप्शन में था पेरिलिम्ब, ऑप्शन में था यहाँ एयर। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर एयर यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर ये एयर से फिलअप रहता है और किसी प्रकार का फ्लूइड यहाँ पर नहीं पाया जाता। इसके अलावा ऊपर की साइड में यहाँ ईयर ओसिकल्स रहती है। ईयर ओसिकल्स को अपन ईयर की बोन कहते हैं, टीनी बोन कहते हैं, स्मॉल बोन कहते हैं। ईयर बोन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ 3 बोन है, इसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ 3 बोन है, मिस के नाम से जानते हैं। एम फॉर मेलियस, आई फॉर इनकस, एस फॉर स्टेपिस। यहाँ एक ईयर में 3 बोन है। तो अपने एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हाउ मेनी ईयर ओसिकल्स, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ 6 ईयर ओसिकल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। each have one malleus, incus and stapes. Each ear have malleus, incus and stapes. तो malleus, incus और stapes, malleus इसकी ईयर की लार्जेस्ट बोन है, स्टेप्स है ये ईयर की यहाँ पर स्मॉल बोन है यहाँ, और बॉडी की भी स्मॉलेस्ट बोन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द आवर बॉडी। आंसर होगा ईयर बोन। ईयर बोन में भी कौन सी यहाँ पर स्टेप्स जो बोन है, तो थर्ड टाइप की बोन है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेलिस, इनकस और स्टेपिस की शेप का क्वेश्चन आता है। तो इसे मिस इज इक्वल टू हैज आप याद रखें, मिस इज इक्वल टू हैज, ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के द्वारा आप इसका आंसर दे सकते हो। मिस इज इक्वल टू हैज का मीनिंग है एम का ओरिजिन एच से, आई का ओरिजिन ए से, एस का ओरिजिन या एस से। एम फॉर एच, एच का मीनिंग है यहाँ पर एच फॉर हैमर,
एच फॉर हेमर। इसका मीनिंग है कि ये बोन है जो मेलिस बोन है, किस टाइप की बोन है, तो हेमर शेप्ड है, हथौड़ी जैसी बोन है। इस प्रकार की बोन को अपन कहेंगे यहाँ पर मेलिस। दूसरी आई फॉर इनकस, इनकस जो बोन है, आई फॉर इनकस है, इनकस किसके समान है यहाँ पर, तो यहाँ एनविल, एनविल के जैसी है। एनविल किसका नाम है यहाँ पर, तो आप देखोगे शू मेकर, आप जानते होंगे, शू मेकर के पास कभी गए होंगे, कभी अपने कई बार शू है, अपने जूते हैं वो टूट जाते हैं तो उसके पास जाते हैं, तो उसको ठीक करवाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, तो उसके आगे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट को अपन कहेंगे एनविल कहेंगे यहाँ। तो इस एनविल लाइक जो ये बोन होती है, इस बोन को अपन कहेंगे इनकस टाइप की बोन। और एस बोन, एस फॉर स्टेपिस और एस फॉर स्ट्रिप पे, यहाँ पर एस का मीनिंग है स्ट्रिप, स्ट्रिप, स्ट्रिप का मीनिंग है यहाँ पर जो हॉर्स है, हॉर्स के यहाँ कवर करने के लिए, उसकी बैकबोन को कवर करने के लिए और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एक रकाब के नाम से जानते हैं, उसी स्ट्रक्चर को अपन रकाब कहते हैं। तो रकाब या इंग्लिश में से स्ट्रिप कहेंगे। तो एच, इसी प्रकार आप कह सकते हो एच हैज, एच ए एस हैज, मिस इज इक्वल टू हैज, एक इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला के द्वारा अपन इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो बोन है, ये बोन आपस में ज्वाइंट किससे होती है, तो यहाँ पर ज्वाइंट पाए जाते हैं मेलियस और इनकस, मेलियस और यहाँ इनकस बोन है, इनके बीच में यहाँ पर ज्वाइंट होता है। इस ज्वाइंट को आप कहोगे हिंज लिगामेंट, हिंज लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंज लिगामेंट कहेंगे। और इनकस और स्टेपिस के बीच में, इनकस और स्टेपिस के बीच में यहाँ पर जो लिगामेंट है, यहाँ ज्वाइंट पाया जाता है, हिंज लिगामेंट ज्वाइंट। और इसी प्रकार इनकस और स्टेपिस के बीच में स्टेप्स, जिसे स्टेप्स भी कह सकते हैं, तो इसके बीच में जो ज्वाइंट होता है इसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनकस और स्टेपिस के बीच में पाए जाने वाला ज्वाइंट है वो कैसा ज्वाइंट है, तो आप कहोगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, पूछा हुआ है कि अपनी बॉडी के अंदर है हाउ मेनी बॉल सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फाउंड इन आवर बॉडी, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा यार, तो आप गिन सकते हो कि कितने हैं, तो आपके इस ईयर में एक होगा, इस ईयर में एक होगा, 2 बॉल एंड सॉकेट ये हो गए। इसके बाद में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है यहाँ पर अपने कंधों में, जिसमें अपन कह सकते हैं अपनी ये क्या हुमर्स बोन है, और इसके बाद में ये यहाँ पर अंशमेखला है, अंशमेखला और हुमर्स के बीच में एक ज्वाइंट ये, 2 ज्वाइंट ये हो गए, और 2 ज्वाइंट यहाँ पर है, यहाँ सोनी मेखला और फीमर के बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार 4 ज्वाइंट ये और 2 ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है यहाँ पर 6 होंगे यहाँ। तो ये ज्वाइंट यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये रोसिकल यहाँ पर करती क्या है, तो मैंने कहा कि जैसे ही साउंड वेव यहाँ पर आएगी तो कान का जो पर्दा है, ये ड्रम है, ये वाइब्रेशन वेव में कन्वर्ट करेगा। वाइब्रेशन वेव से ये वैसे यहाँ पर ये रोसिकल्स के अंदर जाएगी, ये वाइब्रेशन वेव, ये फिर क्या है मैग्निफाइड करता है वेव को और मैग्निफिकेशन करता है। यदि यहाँ पर मैग्निफिकेशन नहीं हो तो अपन हियरिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये रोसिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ और पूछते हैं कि मेलिस बोन है यहाँ किससे बाइंड रहती है, तो मेलिस बोन है यहाँ पर ये ड्रम से बाइंड रहती है एक साइड में, तो दूसरी साइड में स्टेपिस बोन है किससे बाइंड रहती है, तो इंटरनल ईयर में एक स्ट्रक्चर है जिसे अपन कहेंगे ओवल विंडो, तो ओवल विंडो से यहाँ पर स्टेपिस बोन है वो बाइंड रहती है, यहाँ पर कनेक्ट रहती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर एक मिडिल ईयर की आपके सामने हुई। इसके बाद में आप चलोगे फिर इंटरनल ईयर के अंदर चलेंगे। अब इंटरनल ईयर है के 2 अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक कोक्लिया की स्ट्रक्चर है। कंप्लीट इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर ये है, इसे अपन कहेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं। किसको, अपन इंटरनल ईयर को। अब एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की संरचना है वो किस प्रकार से यहाँ उपस्थित होती है, कैसे ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ अपने अंदर यहाँ पर पाया जाता है, तब देखिएगा इंटरनल ईयर की एक्चुअल में अपने स्ट्रक्चर का अध्ययन करें तो यहाँ कंप्लीट इंटरनल ईयर को 2 टाइप में 2 कैविटी के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक कैविटी को अपन कहेंगे बोनी लेबिरिंथ, एक कैविटी का नाम दिया गया है बोनी लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं, बोनी लेबिरिंथ। एक कैविटी को आप कहोगे बोनी लेबिरिंथ और दूसरी कैविटी को अपन कहेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो इस प्रकार की 2 स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर के अंदर पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है ये क्या है, बोनी लेबिरिंथ की है।
इसी प्रकार है इसके चारों तरफ सराउंडिंग जो सॉरी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे बोनी लेबिरिंथ। यहाँ पर ये बोन के रूप में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। लेबिरिंथ का मीनिंग होता है जिगजैग या भूल भुलैया। अपन कह सकते हैं एक लेबिरिंथ है वो किस स्ट्रक्चर का नाम है, इसकी शाब्दिक अर्थ क्या है लेबिरिंथ का, तो आप इसे कहोगे भूल भुलैया, जिसका आकार जिगजैग है, कोई निश्चित शेप नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर बोन से बनी हुई है तो आप कहोगे बोनिरंथ लेबिरिंथ, और ये स्ट्रक्चर यदि मेम्ब्रेन से बनी हुई है तो इसे आप कहोगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो ये एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसके सराउंडिंग यहाँ पर क्या है, बोनी लेबिरिंथ है। एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ का एक टीएस सेक्शन ले, अपन टोटल टीएस सेक्शन ले, तो इस प्रकार से ये मान कह सकता हूँ बोन से बना हुआ एक यहाँ पर पार्ट है और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन से बना हुआ पार्ट है। ये स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई देगी। ये पार्ट क्या हो गया, बाहरी पार्ट, प्रीजिय पार्ट, पेरीफेरी पार्ट है वो बोनी लेबिरिंथ का है, और सेंटर का पार्ट है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का है। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप समझ सकते हो, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है और इसके सराउंडिंग जो आपके डॉट 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 दिखाई गई है ये बोन से बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर उपस्थित होती है। अब इसका कहीं से भी मैं किसी भी पार्ट से, यहां से मैं टीएस सेक्शन ले सकता हूँ, यहां से टीएस सेक्शन, कहीं से भी टीएस सेक्शन लो तो एक जनरल सिंपल तरीके से देखूं तो ये जो पेरीफेरी पार्ट है, बाहरी पार्ट है, इसको आप बोनी लेबिरिंथ, बोन से बना हुआ है, और अंदर का जो पार्ट है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। अब आप देखिएगा बोनी लेबिरिंथ है, इसके अंदर एक फ्लूइड रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, एक फ्लूइड रहता है बोनी लेबिरिंथ में। इस फ्लूइड को अपन कहेंगे पेरीलिम्फ, इस फ्लूइड को आप पेरीलिम्फ के नाम से जानते हो। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड बना रहता है, इस फ्लूइड को अपन कहेंगे एंडोलिम्फ के नाम से जानते हो। पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ की एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी होती है, नॉर्मल अपन सेल के अंदर फ्लूइड देखते हैं, एक ईसीएफ होता है, एक आईसीएफ होता है। तो पेरीलिम्फ का पेरीलिम्फ का कंस्टिट्यूशन है वो ईसीएफ के अकॉर्डिंग होता है, और एंडोलिम्फ का कंस्टिट्यूशन है वो आईसीएफ के अकॉर्डिंग होता है। या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है, पेरीलिम्फ है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है, यहाँ पर एंडोलिम्फ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एनसीईआरटी में ऐसा यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहले एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है, तो फिर 2020 में आ सकता है ये कि पेरीलिम्फ है वो किस फ्लूइड के जैसा है, किस फ्लूइड के इक्वल है, तो आपका आंसर होगा ईसीएफ के अकॉर्डिंग। और एंडोलिम्फ है वो किसके अकॉर्डिंग है, किसके कंटेन के समान है, तो आईसीएफ के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, जिसकी पोजीशन ये है। अब ये बात आपके समझ में आ गई, तो अब यहाँ कहीं से भी आप क्वेश्चन आप दे सकते हो। आप पूछ सकते हैं कि ये कैनाल है, इस कैनाल को आप सेमी सर्कुलर कैनाल कहेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल के बाहर की तरफ कौन सा फ्लूइड रहता है, तो आप कहोगे बाहर की तरफ यहाँ पर है बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ के अंदर है यहाँ पर पेरीलिम्फ, और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर की साइड में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, तब तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर एंडोलिम्फ फ्लूइड है वो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर भरा रहता है। तो इस प्रकार से अपन इसे समझा सकते हैं ये। अब इसकी थोड़ी और डिटेल लें तो इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में दो टाइप की स्ट्रक्चर आपको बताया था, दो टाइप की स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर। एक स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे नीचे कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, ये एक पार्ट यहाँ तक का पार्ट अलग है, ये एक पार्ट बनता है, इसके नीचे एक पार्ट अलग है और इसके ऊपर का एक पार्ट अलग है। ऊपर और नीचे के पार्ट के अंदर क्या देखोगे आप कि यहाँ पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर, नीचे के पार्ट में कॉइलिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे कोक्लिया, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया कोक्लिया। कोक्लिया इज हियरिंग है, हियरिंग से रिलेटेड है, कोक्लिया इज रिलेटेड टू द हियरिंग, आप यूं कहेंगे अपने सुनने से संबंधित जो इंटरनल ईयर में स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर को आप कोक्लिया के नाम से जानते हो। कोक्लिया में कॉइलिंग है वो डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट होती है, जैसे ह्यूमन के अंदर कोक्लिया 2 and 3/4 यहाँ पर ये कोक्लिया की जो कॉइलिंग होती है। कुछ एनिमल है जिसमें यहाँ पर 2/1/2 कॉइलिंग होती है, कुछ एनिमल है एक्वाटिक एनिमल है जिसके अंदर 3/1/4 कॉइलिंग होती है। तो इस प्रकार से ये कॉइलिंग पाई जाती है। तो ह्यूमन के अंदर कॉइलिंग 2/3/4 कॉइलिंग यहाँ पर उपस्थित है, जो कि एक ट्यूब से बना हुआ है, इसे कोक्लियर ट्यूब कहेंगे। और इससे के ऊपर का जो पार्ट है वो 3 स्ट्रक्चर से यहाँ पर बना हुआ है, जिसे वेस्टिबुलर अपैरेटस कहेंगे। वेस्टिबुलर अपैरेटस या मैं लिख के आपको बता सकता हूँ कि वेस्टिबुलर अपैरेटस एक स्ट्रक्चर बनती है किसके अंदर, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में। अपर पार्ट है वो वेस्टिबुलर अपैरेटस है। वेस्टिबुलर अपैरेटस का फॉर्मेशन है वो सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस यूट्रिकुलस चेंबर प्लस सेकुलस चेंबर, ये 3 स्ट्रक्चर मिलकर यहाँ पर वेस्टिबुलर अपैरेटस बनाती है यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। सेमी सर्कुलर कैनाल की अपन बात करें तो यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, तो आप देखोगे यहाँ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। कैनाल नंबर 1, कैनाल नंबर 2, कैनाल नंबर 3, तीनों कैनाल एक दूसरे के यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे इसकी सिचुएशन रहती है, पोजीशन रहती है। तो 3 अपन वेस्टिबुलर अपरेटस की संरचना देखें तो इस संरचना के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है और तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होती है। ये कैनाल है वो यहाँ पर वेस्टिबुलर कैनाल के रूप में भी इसका नाम जानते हैं। ये कैनाल ओपन होती है एक बड़े चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर को अपन कहेंगे यूट्रिकुलस चैम्बर, और यूट्रिकुलस चैम्बर फिर एक छोटे चैम्बर के अंदर ओपन होता है, इसे कहेंगे सेकुलस चैम्बर। तो 2 चैम्बर और ये कैनाल सेमी सर्कुलर कैनाल है वो मिलकर बनाती है वेस्टिबुलर अपरेटस। अब कैनाल की संख्या ईच ईयर में यहाँ पर 3 होती है। इसमें 3 कैनाल में कौन सी, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के नाम से जानते हैं। एंटीरियर को सुपीरियर और सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। ईच कैनाल ओपन इनटू दिस चैम्बर इज कॉल्ड यूट्रिकुलस चैम्बर। यहां पर जैसे ही ओपन हो रही है, जहां से सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों कैनाल जहां से ओरिजिन होती है इस चैम्बर से, वहां पर एक छोटा और चैम्बर पाया जाता है। एक छोटा चैम्बर है जिसे कहेंगे अपन एम्पुलरी चैम्बर कहेंगे या एम्पुला के नाम से अपन जानते हैं। और नंबर ऑफ एम्पुला यहाँ पर 1 2 3 एम्पुला ईच ईयर के अंदर पाई जाती है। और ईच एम्पुला के अंदर अपन यूं कह सकते हैं यहाँ कि ये कैनाल है, ये कैनाल यहाँ पर एक एम्पुला बनाती हुई पाई जाती है और फिर यहाँ जुड़ी रहती है किसके साथ में, यूट्रिकुलस चैम्बर के साथ। ऐसे एम्पुला, ये स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ पर एक एम्पुलरी स्ट्रक्चर होगी। इस एम्पुला के अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेयर होते हैं, पाई जाती है। इस संरचना को, स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे क्रिस्टा। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्रिस्टा। क्रिस्टा इज रिलेटेड टू दी बैलेंसिंग। अपने अंदर जो बैलेंसिंग का काम करता है कौन, क्रिस्टा करता है। क्रिस्टा से अपन और ब्रॉड लेवल पे कौन करता है, तो आप कहोगे एम्पुला करेगा। एम्पुला किसकी स्ट्रक्चर है, तो आप कहोगे सेमी सर्कुलर कैनाल की स्ट्रक्चर है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला और क्रिस्टा, इट इज ए सेंसरी स्ट्रक्चर, इट इज रिलेटेड टू बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम टू द बॉडी। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट संरचना बनती है। ऐसे ही एक सेंसरी स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसे अपन कह सकते हैं मेकुला के नाम से कह सकते हैं। मेकुला यूट्रिकुलस और सेकुलस का यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि यूट्रिकुलस और सेकुलस के अंदर कौन सी संवेदी संरचना सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर कहोगे आप मेगुला। और इस क्रिस्टा के अंदर कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपको क्रिस्टा किसके अंदर पाई जाती है, तो आप कहोगे एम्बुला के अंदर पाई जाती है। ये जो संरचना की और इंटरनल स्ट्रक्चर ले तो ये एक हेयरी सेल से, एक सेंसरी सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर है जो किसी प्रकार का बैलेंस डिस्टर्ब होने पर अपने स्टिमुलस को हेयर के द्वारा और न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है, उसे फिर ब्रेन को सेंड करती है। ब्रेन को मैसेज मिलता है जिससे अपन क्या है अपने इक्वलाइज करते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर अपरेटस की स्ट्रक्चर है। तो ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का एक हाफ पार्ट हुआ। इसके बाद में आप देखोगे कि नीचे एक कोइलिंग जो स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ यहाँ पर एक कोइलिंग स्ट्रक्चर है। इस कोइलिंग स्ट्रक्चर को हम कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इट इज रिलेटेड टू द हियरिंग। अब कैसे हियरिंग से ये रिलेटेड है, तो इसका अपन टीएच सेक्शन लें, इसका टीएच सेक्शन ले तो इस सेक्शन के अंदर 3 चैम्बर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ बाहर क्या बोनी लेबिरिंथ, अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंप्लीट का कई ट्यूब का सेक्शन लेंगे अपन, तो इसमें 3 स्ट्रक्चर, 3 चैम्बर आपको दिखाई देंगे। 3 चैम्बर कैसे आपको दिखाई सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3। और इसे स्केला वेस्टिबुलाई, ऊपर वाले चैम्बर को स्केला वेस्टिबुलाई, बीच के चैम्बर को स्केला मीडिया और नीचे वाले चैम्बर को जो थर्ड चैम्बर है इसे अपन स्केला टिम्पेनाइन के रूप में जानते हैं। अपन एनसीईआरटी की डायग्राम के अनुसार देखें, इसका कंप्लीट इसका सेक्शन लें तो किस प्रकार से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये चैम्बर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे यहाँ कोक्लिया का टीएच सेक्शन। और इसके अंदर ये जैसे ये चैम्बर यहाँ पर है, ये एक पार्ट हो गया, ये स्केला, इस पार्ट को अपन कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई कहेंगे, इस पार्ट को अपन कहेंगे स्केला मीडिया कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे अपन स्केला टिम्पेनाइन। ये पार्ट मैं इस प्रकार से आपको यहाँ बता सकता हूं। तो ये इस प्रकार से ये एक पार्ट बन जाता है और ये इस प्रकार से एक पार्ट बन जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पर एक पोर होता है, एक छिद्र होता है और फिर यहाँ पर एक पोर होता है
एक विंडो होती है, तो ये दोनों विंडो यहाँ पाई जाती है। एक विंडो यहाँ दिखाई गई है, एक विंडो यहाँ पर दिखाई गई है। इस विंडो को अपन कहेंगे ओवल, ये ओवल शेप की होती है इसलिए ओवल विंडो। ये राउंड शेप की होती है इसलिए इसे राउंड विंडो कहेंगे। तो ये दोनों विंडो होती है जो मिडिल ईयर को यहाँ पर शो कर रही है, दोनों विंडो। तो इसमें आप देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये विंडो है, एक विंडो को ओवल विंडो कहेंगे, एक विंडो को यहाँ पर क्या राउंड विंडो कहेंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ उपस्थित है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर आपके सामने यहाँ बनाऊं कि किस प्रकार से ये ओवल विंडो और राउंड विंडो यहाँ उपस्थित है। तो राउंड विंडो और ओवल विंडो दोनों विंडो एक्चुअल में कनेक्ट कर रही है मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। तो कनेक्ट जहां से कर रही है, इधर ओवल विंडो स्टेपिस बोन के साथ में कनेक्ट है, और नीचे की तरफ जो विंडो है ये विंडो यहाँ पर मिडिल ईयर के साथ में कनेक्ट है। एक चीज यहाँ पर और है, मिडिल ईयर के नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ एक ट्यूब है, यूस्टेकियन ट्यूब। ये यूस्टेकियन ट्यूब अपने यहाँ हेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। हेरिंग्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब है। ये करती क्या है एक्चुअल में, इसका फंक्शन क्या है यूस्टेकियन ट्यूब का? इसके कई फंक्शन है यहाँ। इसका एक फंक्शन तो यहाँ पर है कि यहाँ से एयर आके और इसके अंदर एक प्रेशर मेंटेन करती है, और ये प्रेशर क्या करता है, इधर से एयर का फ्लो रहता है, इधर से एयर का फ्लो रहता है। तो दोनों तरफ इक्वलाइजिंग ऑफ द प्रेशर, एयर प्रेशर रखेगी, जिससे कान का पर्दा, ईयर ड्रम है, वो यहाँ पर ब्रेकेज नहीं होता, टूटता नहीं है या ब्रोकन नहीं हो पाता, और इसकी प्रोटेक्ट कर पाएगा। एक ही काम तो यहाँ पर ये। दूसरा, इसका एक और बड़ा फंक्शन है कि कई बार हाईली लाउड साउंड डेवलप होती है। मान लो आपके आसपास में कोई दिवाली का टाइम है, होली का टाइम है, या कोई खुशी का मौका है, और वहां पर एक एटम बम को छोड़ा गया। जैसे ये बम आते हैं जो भयंकर आवाज करते हैं, जिसे भयंकर आवाज करते हैं तो आपने देखा होगा उस आवाज के साथ में अपना मुंह खुलता है, ओपन होता है। मुंह क्यों ओपन होता है? इसलिए कि वो इतनी हेवी साउंड होती है, वो साउंड अपना इंटरनल ईयर है, वो इसको सहन नहीं कर पाएगा, टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए फिर वो यहाँ साउंड यहाँ से जाएगी, और उसकी जो एक्स्ट्रा जितनी भी साउंड होगी वो यूस्टेकियन ट्यूब से और वापस फेरिंग से होती हुई बक्कल कैविटी से क्या वो साउंड बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या फंक्शन करता है। यदि मान लो यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब को ब्लॉकेज कर दे और उसके बाद में एटम बम को यहाँ पर छोड़ा जाए, तो हो सकता है आपका इंटरनल ईयर या ईयर ऑसिकल्स है वो डैमेज हो जाए, और अपनी हियरिंग कैपेसिटी है अपन वो खो देते हैं। इसलिए यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब का भी एक अपने आप में योगदान है। अपन वापिस आते हैं, अपन बात कर रहे थे इंटरनल ईयर के कोक्लिया पर। तो इंटरनल ईयर का जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया को मैंने यहाँ पर बताया कि इसकी एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप बता सकते हो कोक्लिया की। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है कोक्लिया, ये एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये कोक्लिया की एक स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से एनसीईआरटी इस डायग्राम को यूज करती है। इसके अंदर 3 चैम्बर है, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3। यहाँ पर चैम्बर नंबर 3, इस चैम्बर को अपन कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एक पोर है, इस पोर को अपन कहेंगे ओवल विंडो। यहाँ पर एक पोर है, इसको अपन कहेंगे राउंड विंडो, इस पोर को राउंड विंडो। इस प्रकार से अपन कहेंगे। अब स्केला वेस्टिबुलाई है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को आप कहोगे पेरिलिम्ब, और इसी प्रकार इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको आप पेरिलिम्ब कहोगे। पेरिलिम्ब क्यों कहेंगे इसे? इसलिए कहेंगे, यहां से मैंने पहले बताया था कि इसका टीएस सेक्शन लेंगे तो बोनी लेबिरिंथ की जो कैविटी है, इसके अंदर पेरिलिम्ब भरा रहता है। तो ये बोनी लेबिरिंथ की एक कैविटी है, और इसमें यहाँ पर पेरिलिम्ब यहाँ पर भरा रहता है। इसी प्रकार ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है, और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है इसको अपन एंडोलिम्ब के नाम से जानते हैं। इस फ्लूइड को एंडोलिम्ब कहा जाता है। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का जो ये हिस्सा है, इस या स्केला मीडिया जो पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है? वेरी सेंसिटिव पार्ट है। अब आप देखिए, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, विशेष प्रकार की यहाँ पर सेल पाई जाती है, इसे सेंसरी हेयर सेल के नाम से जानते हैं। ये सेल यहाँ पर उपस्थित होती है और इसे सेंसरी हेयर सेल कहते हैं। ये सेंसरी हेयर सेल यहाँ पर क्या बनाएगी? इस सेंसरी हेयर सेल यहाँ पर बनाती है क्या निर्माण करेगी? तो आप कहोगे यहाँ पर ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के नाम से इसे जानते हैं, कोर्टी का अंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये मिडिल जो पार्ट है इंटरनल ईयर का, कोक्लिया का, जिसके अंदर स्केला मीडिया के नाम से अपन कहेंगे, स्केला मीडिया है ये, इसके अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, इसको अपन ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहेंगे। इसी प्रकार ये जो मिडिल पार्ट है, इसके ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इस मेम्ब्रेन को अपन रीजनल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इस मेम्ब्रेन को रीजनल मेम्ब्रेन कहेंगे। और
इसके बाद में आप देखिएगा ये रीजनल मेम्ब्रेन है और दूसरी साइड में ऑर्गन ऑफ पोर्टाई के नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन है, इसे बेसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे। ऐसी मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई बेसिलर मेम्ब्रेन की, ये स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पर रीजनल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं, स्केला मीडिया की छत है, रूफ है, कौन बनाता है? तो आप कहोगे रीजनल मेम्ब्रेन। स्केला मीडिया की फ्लोर कौन बनाता है? तो बेसिलर मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसी प्रकार इसके ऊपर की साइड में एक मेम्ब्रेन और यहां पर जुड़ी रहती है, इस मेम्ब्रेन को अपन कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये जो तीनों मेम्ब्रेन है ये कोक्लिया के अंदर की स्ट्रक्चर यहाँ पर एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर बनाती है। तो अब ये स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यहाँ ये स्पेशल स्ट्रक्चर उपस्थित है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे क्या काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, तब देखेंगे। ये हियरिंग का एक फंक्शन है, हियरिंग का फंक्शन कैसे कर रही है। तब यहाँ मैंने कहा पिन्ना क्या काम कर रहा है। पिन्ना का काम है यहाँ पर साउंड को कलेक्ट करना। जैसे साउंड कलेक्ट की ये साउंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में है वो ट्रांसमिट करता है मिडिल ईयर को। मिडिल ईयर की ईयर ड्रम पर जाती है, ईयर ड्रम यहाँ पर वाइब्रेट होगा तो साउंड वेव कन्वर्टेड टू द वाइब्रेट वेव। वाइब्रेट वेव है ये यहाँ पर जाएगी ट्रांसमिट टू द मेलियस इनकस एंड स्टेपिस। मेलियस इनकस और स्टेपिस इसको एम्पलीफाई करेगी। एम्पलीफाई जैसी करेगी तो ये जाएगा यहाँ पर ओवल विंडो के अंदर। ओवल विंडो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ओवल विंडो एंड राउंड विंडो बोथ आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये भी यहाँ पर एम्पलीफाई कर देती है और ये जैसी एम्पलीफाई करेगी तो ये यहाँ पर साउंड आएगी यहाँ पेरिलिम्ब के अंदर, इंटरनल ईयर कोक्लिया के पेरिलिम्ब के अंदर। स्टिबुलाई का पेरिलिम्ब यहाँ पर क्या वाइब्रेट होगा। जैसे वाइब्रेट होगा तो कुछ वेव तो यहाँ पर डायरेक्ट एंटर कर जाएगी मीडिया के अंदर, कुछ वेव यहाँ से आएगी। जैसे यहाँ से आएगी तो आप यहाँ देखें एक मेम्ब्रेन और होती है, इस मेम्ब्रेन को अपन कहेंगे हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा एक मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन से ये साउंड फिर आती है, इस मेम्ब्रेन ये साउंड यहाँ पर आएगी, यहाँ से ये साउंड यहाँ पर आएगी और जैसे ही स्केला टिम्पेनाई का पेरिलिम्ब यहाँ वाइब्रेट होगा और ये साउंड यहाँ से मूवमेंट कर रही है, जो वाइब्रेशन के रूप में ये साउंड है ये मूवमेंट कर रही है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के पास से जैसी जाएगी तो ये यहाँ पर ऑर्गन ऑफ पोर्टाई इस साउंड को ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे ही ऑब्जर्व करेगा तो इसके सीलिया, इसके ऊपर यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, ये सीलिया मूवमेंट करेंगे। इस प्रकार से ये सीलिया मूवमेंट करेंगे और जैसे ये सीलिया मूवमेंट करेंगे तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएंगे और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते ही यहाँ पर इसका फ्लूइड है वो चेंज हो जाएगा। फ्लूइड का अंदर इसकी परमेबिलिटी चेंज होगी और परमेबिलिटी चेंज होती है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर देखिएगा इस सेल से अनेक जो कोक्लियर नर्व है या अफरेंट न्यूरॉन है वो ज्वाइन रहते हैं। ये अफरेंट न्यूरॉन है वो इस सिग्नल को सेंड करते हैं ब्रेन के टेम्पोरल पार्ट में, जहां पर अपन हियरिंग प्री एक्सपीरियंस से अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपन उसे सुन सकते हैं। इस प्रकार की एक यहाँ पर क्रिया होती है। इस क्रिया से अपन कह सकते हैं अपन साउंड सुन सकते हैं। ये एक हियरिंग की एक प्रोसेस है जो एक इंटरनल ईयर कोक्लिया का पार्ट है जो ये करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट मैंने कहा कि ईयर का एक फंक्शन और है बैलेंसिंग का फंक्शन है। बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अपना बॉडी का जो बैलेंस, अपन खड़े हैं स्थिर अवस्था में खड़े हैं या अपन मूवमेंट कर रहे हैं तो एक फाइन मूवमेंट के साथ में अपन मूवमेंट कर रहे हैं या झूला झूल रहे हैं या अपन किसी प्रकार की और मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हेड को इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, तो ये सब काम कौन करवाने में कौन करता है? इसको बैलेंसिंग में काम कौन करता है? तो ईयर करता है। ईयर का कौन सा पार्ट? वेस्टिबुलर पार्ट करता है। वेस्टिबुलर पार्ट में कौन करता है? तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, सेकुलस चैम्बर और यूट्रिकुलस चैम्बर, सेकुलस चैम्बर और यूट्रिकुलस चैम्बर ये करता है। तो आप देखिएगा ये बैलेंसिंग दो टाइप की होती है, एक यहाँ पर स्टैटिक बैलेंसिंग और एक डायनेमिक बैलेंसिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग, स्टैटिक बैलेंसिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? डायनेमिक बैलेंसिंग का मीनिंग अपना हेड गतिशील है, हेड मूवेबल है, इस प्रकार से अपन हेड को मूवमेंट करवा रहे हैं लेकिन फिर भी अपन क्या बैलेंस रहते हैं, या अपन खुद मूवमेंट कर रहे हैं तो उस समय बॉडी क्या बैलेंस रहती है, उसको डायनेमिक बैलेंसिंग कहते हैं। डायनेमिक बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम का काम कौन करेगा? तो सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें एम्पुला में एम्पुला क्रिस्टेलेरिस इसका पूरा नाम है। एम्पुला में क्रिस्टा के अंदर हेयर सेल होती है, सेंसरी हेयर सेल होती है। वो किसी प्रकार का जैसे बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप करके ब्रेन तक मैसेज सेंड करती है और ब्रेन समझ जाता है कहीं ना कहीं क्या बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है और उसको वापस इक्वलाइजिंग करने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार आप कहोगे डायनेमिक बैलेंस का कंट्रोल कौन कर रहा है? क्रिस्टा। और दूसरा स्टैटिक बैलेंस, जब आप स्थिर अवस्था में हो लेकिन कोई दूसरी वस्तु मूवमेंट कर रही है, आप मूवमेंट नहीं कर रहे, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही और
तो लेकिन दूसरी जैसे गाड़ी मूवमेंट कर रही है, बाइक मूवमेंट कर रही है, हॉर्स राइडिंग मूवमेंट हो रहे हैं, आप झूले पर झूला झूल रहा है, तो उस समय देखिएगा मेकुला एक स्ट्रक्चर है जो सेकुलस और यूट्रिकुलस चैम्बर के अंदर उपस्थित है, सेंसरी सेल है और हेयरिंग, इसके ऊपर हेयर उपस्थित होते हैं, इसलिए हेयरिंग सेल भी अपन कहेंगे। और ये सेल क्या है, एक्टिवेट होके और स्टिमुलेट होके और एक्शन पोटेंशियल डेवलप करके और फिर अफेरेंट न्यूरॉन से ब्रेन तक सेंड करेगी और ब्रेन इसको फिर वापस से अपने आप को एक्युलाइज करेगा कब, जब अपन स्टैटिक होंगे। तो स्टैटिक बैलेंस का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस चैम्बर। यूट्रिकुलस और सेकुलस में कौन कर रहा है, मेकुला। और स्टैटिक बैलेंस का काम कौन कर रहा है, तो आप कहोगे सेमी सर्कुलर कैनाल, और माइनर तौर पे आप कहोगे यहाँ पर क्रिस्टा स्टैटिक बैलेंस करता है। तो बॉडी का बैलेंस एक्चुअल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनाता है, तो इंटरनल ईयर है बॉडी का बैलेंस बनाता है। और हियरिंग कौन करता है, ये भी इंटरनल ईयर करता है। इंटरनल ईयर में कौन करता है, तो आप कहोगे यहाँ पर कोक्लिया एक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर हियरिंग को कंट्रोल कर रही है, ये हियरिंग कर रही है। कोक्लिया का अंदर भी कौन कर रहा है, तब आप कहोगे ऑर्गन ऑफ पोर्टाई एक स्ट्रक्चर है, सेंसरी सेल से बनी हुई है, जिसके ऊपर स्पेशल सीलिया होते हैं, इसे काइनोसीलियम कहते हैं। ये काइनोसीलियम है वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करके और टेक्टोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा अफेरेंट न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक सेंड करते हैं सिग्नल को, और ब्रेन अपने प्री एग्जिस्टिंग जो एक्सपीरियंस है उससे के द्वारा उस साउंड को क्या सुनने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आप एक समराइज आप कह सकते हो एक ईयर की स्ट्रक्चर क्या है और ईयर कैसे फंक्शन करता है, ईयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में आपको मैंने बताया। मैं जहां तक समझता हूं आपके यहाँ समझ में आया होगा, फिर भी यदि नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसको और इंप्रूव करेंगे अपन। और मैं समझता हूं जहां तक अच्छा आपको एक्सप्लेन किया है, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सुने, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।